जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल आरआरबी विद वीएस सर। हर बार नया साल आते ही हम अपने लिए कुछ ना कुछ टारगेट सेट करते हैं और इस बार रेलवे ने ये काम हमारे लिए कर दिया है। मतलब रेलवे ने अभी 32,438 वैकेंसीज रिलीज की हैं। 32,438 रिक्त पदों की भर्तियां जो है वो जारी की है रेलवे ने। हालांकि ये ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, लेवल 1 है और जो नोटिफिकेशन आया है वो है सेंटर नंबर 08/2024। ठीक है, तो जो फ्रेशर्स हैं उनको मैं बता दूं, जब कभी भी आपको इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें देखनी होंगी आपको इसी सेंटर नंबर में जाना है, सेंटर नंबर 08/2024। तो आज इस सेशन में हम इसी चीज़ को लेकर के चर्चा करेंगे। अच्छा, जो फ्रेशर रहते हैं उनको एक बहुत बेसिक सा डाउट रहता है कि सर ये ग्रुप डी आप बहुत जगह भी सुन रहे होंगे, बट ये ग्रुप डी है क्या? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी 4 कैटेगरीज में रेलवे के बोलना चाहिए कि जो जॉब स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है ना? विभाजन किया गया है, जिसमें से बेसिकली देखा जाए तो एक होता है गैजेटेड रैंक और एक होता है नॉन गैजेटेड। जैसा कि आप जानते हैं गैजेटेड मतलब क्या हो गया, ऑफिसर कैटेगरी हो गई, एग्जीक्यूटिव जिसे कहते हैं। और नॉन गैजेटेड क्या हो गया, एक जो वर्कर, जो कर्मचारी वाला जो है वो हो गया, है ना? तो गैजेटेड में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, एक आता है ग्रुप ए और दूसरा आता है ग्रुप बी। ग्रुप ए की बात करें तो ये जो लेवल 10 और लेवल 11 ये कवर करता है। ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी गैजेटेड में भी आता है और नॉन गैजेटेड में भी आता है ना? लेवल 6 से जो ऊपर के लेवल्स हैं, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, ये सब ग्रुप बी में है। तो ये गैजेटेड भी रहते हैं, ऑफिसर वाले भी हैं इसमें, और नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं वो भी है। और इसी नॉन गैजेटेड में बी से अगर आप नीचे जाएंगे तो होता है ग्रुप सी, और उससे नीचे जाएंगे तो होता है ग्रुप डी। तो लेवल 10 और लेवल 11 ग्रुप ए कवर करता है, लेवल 6 से लेवल 10 तक ग्रुप बी में आते हैं, और जो लेवल 6 से नीचे है वो ग्रुप सी में बिलोंग करते हैं। और जो लेवल 1, जैसा कि इस नोटिफिकेशन में अभी जो वैकेंसी निकली है वो किसके लिए निकली है, लेवल 1 के लिए निकली है, तो वो किस में आएगा, ग्रुप डी में आएगा। ये कैटेगराइज इसलिए किया गया है, देखिए अब आप समझ ही रहे हैं ऑफिसर हैं तो इनको फैसिलिटीज ज्यादा मिलेंगी, इनके जो पे स्केल है वो इनका ज्यादा रहेगा, है ना? नो डाउट सीनियर हैं, ठीक है। और ये जो नॉन गेजेटेड है तो इसमें सबसे जो कम लेवल है बोलना चाहिए, या जिसकी सबसे कम सैलरी रहेगी वो है आपका ग्रुप डी, ठीक है, जो कि लेवल 1 है। तो अभी जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है वो ग्रुप डी के लिए ही निकला हुआ है। तो आज हम इस सेशन में इसी ग्रुप नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बारीकियां हैं, सावधानियां हैं, क्या सिलेबस रहेगा और थोड़ी बहुत रणनीति कैसे हो सकती है उस पर चर्चा करेंगे, है ना? बने रहिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ है। तो पहली बार जब ये नोटिस आया था तब तो 28 दिसंबर 2024 को आया था, तो ये उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये ठीक है। उसके बाद जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 22 जनवरी 2025, एक और जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वो 22 जनवरी को हुआ था, ठीक है। और आप जो फॉर्म भरना चालू कर देंगे वो कब से भरना चालू कर सकते हैं, 23 जनवरी 2025 से, ठीक है। 23 जनवरी 2025 से आप फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं, और फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम है वो चलते रहेगा 22 फरवरी 2025 तक। तो लगभग 1 महीना का आपके पास समय यहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए कई बार क्या होता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं तो कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे हो सकता छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, तो रेलवे आपको उस गलतियों को सुधारने के लिए एक मौका और देता है, और वो जो गलतियां सुधारने का जो टाइम है वो है आपका 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। लेकिन ना यहाँ पर देखिए कुछ कई बार हमारे टालने की जो प्रवृत्ति रहती है ना कुछ में, तो होता क्या है, लोग सोचते हैं कि वो 24 फरवरी अगर आखिरी डेट है तो अब हो सकता है कि कई लोग ये सोच रहे होंगे 24 फरवरी तक है तो 23 फरवरी को ही फॉर्म भर दें। तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना? फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके 3-4 दिन पहले वेबसाइट में बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है। हैवी ट्रैफिक इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे या पेमेंट में करने जा रहे हैं तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है, कई बार फोटो अपलोड नहीं होता, सिग्नेचर अपलोड नहीं होता, ये सारी समस्याएं आती हैं। इसलिए आप कोशिश करेंगे, आप ये लास्ट डेट को मत देखिए कि भाई 24 फरवरी तक तो हम भर सकते हैं ना, आप कैसे भी करके 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का काम जो है वो पूरा कर लीजिए, ठीक है। आप सेफ साइड में रहेंगे। मॉडिफिकेशन में ना आप सारी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 थिंग्स। कौन कौन सा?
एक है आपका वो जो आप क्रिएट एन अकाउंट में अपना डिटेल्स भरते हैं। आप जब आप आरआरबी में अपना आईडी बनाएंगे या जिन्होंने पहले कभी बनाया होगा तो आप जानते हैं क्रिएट एन अकाउंट में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब देते हैं और उसके बाद आप किस जोन से भरना चाहते हैं एग्जाम को वो आप नहीं बदल सकते। तो दो चीजें आप नहीं बदल सकते, है ना। कौन कौन सी दो चीजें? एक तो क्रिएट एन अकाउंट में जो आपने डिटेल्स दिया है वो नहीं बदल सकते, और दूसरा किस आरआरबी जोन से, चोजन रेलवे मतलब किस आरआरबी जोन से आप ये भर रहे हैं फॉर्म, वो आप नहीं बदल सकते। बाकी इसके छोड़ के आपकी जो भी चीजें हैं वो आप मॉडिफिकेशन वाले टाइम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे और डिटेल देखते हैं। आज के सेशन में तो यही हमको देखना ही है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल पे की बात बताया है, जैसे कि ये लेवल 1 है ना। रेलवे के जितने ग्रुप्स हैं वो सबसे नीचे वाला ग्रुप ये है ना, जूनियर मोस्ट आप कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका सैलरी भी जो है वो सबसे कम है। ठीक है, तो सैलरी की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले तो प्रोसेस देख लेते हैं, है ना। फॉर्म भरने का प्रोसेस कैसा है, एग्जाम क्लियर कैसे करना है, क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बोल रहा है ना। जैसे कि एक चीज मैं आपको बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो इस पोस्ट के लिए है, मतलब कौन कौन लोग इसे भर सकते हैं, है ना। कौन कौन भर सकते हैं? जो कि 10th पास है ना, और इक्विवेलेंट एग्जाम। ठीक है, और दूसरे कौन भर सकते हैं? जैसे जो आईटीआई वाले हैं वो भर सकते हैं। ठीक है, और एक अप्रेंटिसशिप वाले जो भर सकते हैं वो भी यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, वो मैं आगे आपको जिक्र करूंगा, है ना, आगे उस पर चर्चा करेंगे। बट ये दोनों 10th पास या आईटीआई वाले ये भर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट को आप देखेंगे, इसमें क्या बात दिया गया है, बहुत ही गहरा बात है कि 22 फरवरी इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है कि नहीं, 22 फरवरी। तो ये जो भी आपके क्वालिफिकेशन का डिमांड है ना इस एग्जाम में, इनका जो डिग्री है वो 22 फरवरी तक आपके पास आ जाना चाहिए। सपोज करिए किसी का आईटीआई का सर्टिफिकेट 23 फरवरी को आ रहा है, लेकिन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 22 फरवरी, और वो ये सोच के फॉर्म भर देता है कि भाई एग्जाम जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, तब तक तो उसके पास डिग्री रहेगी। लेकिन रेलवे ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है कि अगर 22 फरवरी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चालाकी आप इस प्रोसेस के दरमियान नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पकड़ा गए तो रेलवे आपको आगे के किसी भी रेलवे के एग्जाम देने से आपको बिल्कुल आप पर प्रतिबंध लगा सकता है, बैन कर सकता है ना। और इवन अगर आपका सिलेक्शन भी हो गया है उसके बाद भी आपसे पद छीना जा सकता है। ठीक है, तो वही फॉर्म को भरेंगे जिनके डिग्री जो है वो 22 फरवरी तक उनके पास आ चुकी है। ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आगे और चर्चा करेंगे, बट मैं ब्रीफ में बता दूं 10th पास और आईटीआई वाले इसे भर सकते हैं, 10वीं पास वालों के लिए है। हाँ, उम्र 18 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट में वही है। फिर चौथा पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये भी देखिए, यहाँ पर एक सावधानी वाली बात यह है कि जैसे कि कुछ बच्चे रहते हैं, है ना, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो जैसे थोड़े से गांव में हैं या इंटरनेट वगैरह ज़्यादा चलाते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, चॉइस सेंटर जाते हैं और अपना फॉर्म भरते हैं। तो ये सुविधा लेना तो खैर अच्छी बात है, मगर होता क्या है ना, चॉइस सेंटर में जब भी आप जाएं तो उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अपना खुद का दें। पता चला आपने चॉइस सेंटर वाले भैया को ही दे दिया। अब जब कभी भी रेलवे कम्युनिकेट करेगा, एडमिट कार्ड देगा जिसको ई कॉल लेटर बोलते हैं, या आपका मान लीजिए सपोज करिए CBT 1 क्लियर हो गया, फिजिकल के लिए आपको वो बुला रहा है रेलवे, है ना, या SC ST कैंडिडेट्स का जो ई कॉल लेटर के साथ जो फ्री पास आएगा वो भी उसी ईमेल आईडी पर आएगा। तो अगर आप अपना ईमेल आईडी नहीं देंगे तो आपको बार बार उस भैया के पास जाना पड़ेगा, चॉइस सेंटर वाले भैया के पास, कि क्योंकि रेलवे जो भी चीज कम्युनिकेट करेगा ना, आपसे संवाद करेगा, वो आप जो ईमेल आईडी दिए हैं और मोबाइल नंबर दिए हैं उसके माध्यम से ही करेगा। तो आप तो यही चाहेंगे ना कि रेलवे डायरेक्ट आपसे संपर्क संवाद करे, ना कि किसी के थ्रू करे या किसी के द्वारा करे। इसलिए आप चॉइस सेंटर भी जाइए, लेकिन आप स्वयं का ईमेल आईडी दीजिए वहां पर और स्वयं का मोबाइल नंबर दीजिए। ठीक है, इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दूसरा चीज क्या है कि
एक चीज का ध्यान ये भी रखेंगे कि किसी भी फ्रॉड वगैरह के चक्कर में नहीं फंसेंगे। रेलवे कभी भी बाई पोस्ट, है ना, मतलब घर में पोस्ट मैन कोई लेटर लेकर आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सब ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेलवे के फॉर्म को भरने के लिए आप ऑफिशियल आरआरबी के वेबसाइट्स से ही होकर के जाएंगे, और सिर्फ फॉर्म ही नहीं, आगे जितना भी चीज़ें आपको देखनी होंगी, अपना रिजल्ट देखना होगा, सब आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में देखिए। ऑफिशियल वेबसाइट इसी स्लाइड में आपको आगे एक पेज में दिखेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक चीज़, ये जो नोटिफिकेशन है इसका लिंक इंग्लिश का और हिंदी का दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के दरमियान ना, कि आप एक तो वही वाली बात है, क्रिएट एन अकाउंट में आप कुछ अपने डिटेल्स देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एक आरआरबी, जिस आरआरबी जोन से आप भरना चाहते हैं वो आप वहां पर उसी आरआरबी जोन के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इससे पहले भी रेलवे ने वैकेंसीज निकाली है। 2024 मैंने बताया भी, आरआरबी का जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आया था, आरआरबी का एनटीपीसी का आया था, है ना। एनटीपीसी एक ग्रेजुएट वालों के लिए आया था और एक फिर 12th पास वालों के लिए आया था। तो जिनने ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना रखा है रेलवे में, उनको यहाँ पर फिर से नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपना लॉगिन आईडी, जो उस समय का आईडी और पासवर्ड था, उसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से वो फिर से लॉगिन कर सकते हैं और रेलवे का जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया है उसको भर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो फ्रेशर्स है ना, जो पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको पहले साइन अप करना पड़ेगा, मतलब अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी टास्क है, इसमें कोई हैवी टास्क नहीं है, ये आप इसे कर लेंगे, ठीक है। और वही चीज ध्यान रखना है कि जो क्रिएट एन अकाउंट के टाइम आप जो डिटेल दे रहे हैं उसको बड़ी बारीकी से देना है, और किस आरआरबी जोन से आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको ध्यान पूर्वक सोच समझ करके करना है, क्योंकि ये एक बार आपने कर दिया ना तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मॉडिफिकेशन में आपकी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, बट ये दोनों चीजें चेंज नहीं हो सकती। तो आरआरबी जोन भी आप बड़े ही ध्यान से सोच समझ करके उसका चयन करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव मार्किंग। आपको पता है रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रायः, यानी अभी तक जो देखा गया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है ना। तो जो एक्सपीरियंस है उनको नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट तो बहुत क्लियर रहता है, मगर जो कैंडिडेट्स फ्रेशर हैं उनको मैं नेगेटिव मार्किंग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग काम कैसे करता है। होता क्या है ना, जो जैसे सपोज करिए किन्हीं ने 10th किया है या 10th के बाद आईटीआई वगैरह किया है, तो वो नेगेटिव मार्किंग वाले किसी एग्जाम में कोई बैठा ही नहीं है, अगर कोई बंदा, तो उसको नेगेटिव मार्किंग का फंडा समझ ही नहीं आता। अब पता चला रेलवे के एग्जाम में उसने क्या किया, तुक्का पे तुक्का लगाते गया। तो जो जितने तुक्के हैं आपके, वो सारे के सारे आपके सही मार्क्स से नंबर भी लेके जाते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, देखो, सपोज करिए कि टोटल एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आए थे, 100, है ना। तो टोटल जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कुल प्रश्नों की संख्या, उसको हमने कितना मान लिया, 100, ठीक है। उसमें से आपने जो अटेम्प्ट किया मतलब आपने टिक किया, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो 100 में से आपने कितने क्वेश्चंस बनाए, 90 क्वेश्चंस बनाए। अच्छा, क्या जरूरी है क्या कि 90 आपने बनाया तो 90 के 90 सही हो? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो क्या किया, इस 90 को हमने ऐसा माना कि 90 में से क्या हुए, 72 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने सही किए, और जब आपने बाद में आंसर को चेक किया तब पता चला कि 18 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके गलत हो गए। तो 18 क्वेश्चंस कैसे हो गए, गलत हो गए। अब क्या होता है देखिए, अब जो आपका मार्क्स बनेगा वो मार्क्स कैसे बनेगा, तो जितना आपने सही क्वेश्चंस किया है उस सब के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना, 1 अंक मिलेंगे आपको, 1 मार्क विल बी अलॉटेड फॉर ईच राइट आंसर। और 18 क्वेश्चंस जो है वो आपने गलत किया, तो गलत किया तो क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो 1/3 मतलब क्या होगा कि ये 18 क्वेश्चन इंटू 1/3 ये माइनस होगा, नेगेटिव। तो गलत खुद तो जाता ही है, बट वो सही वाले नंबर का भी कुछ हिस्सा लेकर के जाता है, ठीक है।
समझ गए ना, 72 सही किया तो हर करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलेगा, 1 नंबर। तो 72 करेक्ट किया आपने तो 72 इंटू 1 हो गया। उसके बाद हर गलत आंसर के लिए कितने नंबर कटेंगे, 1/3 कटेंगे। तो अगर आपने 18 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो कितने कटेंगे, 18 इंटू 1/3, तो इतने कट जाएंगे आपके। तो कितना आएगा देखिए, 72 ये कैंसिल होगा और ये -6 और ये आपका मार्क्स कितना आया, 66 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए 18 जो आपने गलत किया उसके कारण से आपका 72 जो है वो 66 हो गया। 72 मार्क्स से आप कहां पर आ गए, 66 मार्क्स में आ गए। ठीक है, अगर आप ये गलत नहीं अटेम्प्ट करते, केवल सही सही अटेम्प्ट करते, मतलब तुक्का नहीं लगाते, तो आपका नंबर 72 हो सकता था। मगर ध्यान देंगे ये आपका फाइनल मार्क्स नहीं है। रेलवे में क्या होता है, जो फाइनल आंसर फाइनल रिजल्ट जो आता है दोस्तों, वो आता है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। वो क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे मैथ्स में हम एवरेज निकाला करते हैं ना, वैसे ही एक प्रोसेस है जिसमें ये जो आपके मार्क्स आए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद, ये बढ़ भी सकते हैं, मतलब 66 से 70 भी हो सकता है, 70 वगैरह, और ये 66 से कम भी हो सकता है। बोलेंगे सर ये क्या फंडा है, फंडा ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि रेलवे के एग्जाम्स अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्ट्स में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं देने वाले, है कि नहीं। अब एक दिन में सपोज करिए 2-2 3-3 शिफ्ट चल रहा है, तो हो सकता है आपके शिफ्ट का जो पेपर है वो टफ आया हो और आपके पहले जो मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ हो वो इजी आया हो, तो उसके तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे और आपके कम मार्क्स आएंगे। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा तब क्या होगा, जो इजी वाला शिफ्ट आया है उसके मार्क्स जितने भी आए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर आपके शिफ्ट में पेपर टफ आया है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो सबको एक पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन, इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन मैंने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो लोग यही पूछते हैं कि सर मैं भर सकता हूँ कि नहीं, मैं 10वीं पास हूँ, या कोई ऐसा कहता है तो भर सकते हैं कि नहीं, मतलब एज लिमिट की अगर बात करें तो देखिए ये बेहद आसान है। रेलवे ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर आप अनरिजर्व, जिसे जनरल कैटेगरी कहते हैं, या EWS हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और आपकी पैदाइश देखिए, आपका बर्थ जो है वो कब से है, 2 जनवरी 1989 को या उसके बाद, मतलब या तो आप इसी दिन पैदा हुए हैं 2 जनवरी 1989 को, या तो इसके बाद, और 1 जनवरी 2007 को, या इससे पहला, या इससे पहले। मतलब ये दो डेट्स के बीच में अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो आप भर सकते हैं, और इवन इन दो डेट्स को भी अगर आपका बर्थडे है तब भी आप भर सकते हैं, है ना, इन केस ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आ गया। अब बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी में आपको पता है दो होते हैं, एक नॉन क्रीमी लेयर और एक क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात कर रहा है। 3 साल का रिलैक्सेशन है उनको। देखिए अनरिजर्व का 1989 तक है, इनको 1986 तक का दिया हुआ है ना। तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये कौन से, ये दो डेट्स कौन कौन से हैं देखिए, एक है 2 जनवरी 1986 और ये तो सबके लिए सेम है 1 जनवरी 2007। मतलब कोई कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उसका डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में है या इन दो डेट्स को भी है तो वो फॉर्म भर सकता है ना। इससे पहले नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 1986 को भी अगर वो हुआ तो नहीं भर सकता, और इसके बाद नहीं होना चाहिए, मतलब 2 जनवरी 2007 भी हुआ तब भी नहीं भर सकता। हाँ, इन दोनों डेट्स को हुआ और इनके बीच में हुआ तो डेफिनेटली भर सकता है। ठीक है, और फिर SC ST की बात करें तो वो जो दो डेट्स हैं, तो आपको पता है ये वाला तो 1 जनवरी 2007 सबके लिए सेम है, और इसके लिए जो दूसरा डेट है वो है 2 जनवरी 1984। तो आप देखिए अगर SC ST वालों को देखेंगे तो 40 साल वाला बंदा भी भर पा रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर देखेंगे तो लगभग 38 साल वाला बंदा भी भर पाएगा, और अगर हम रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो 36 साल वाले तक लोग भी भर सकते हैं। तो एक ग्रेटर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। अगला देखिए यहाँ पर आपका, जैसे कि मैंने बताया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एनेक्सर ए आगे या फॉर्म में दिख जाएगा, बाकी वही है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10वीं पास, ITI या तो एक अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलता है गवर्नमेंट का, वो होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। फी की बात करें दोस्तों तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें और यहाँ पर तो उनको 500 शुरू में देना पड़ेगा,
जनरली रेलवे के हर एग्जाम में ऐसा हो रहा है। जो जेई और एनटीपीसी भरे होंगे अभी 2024 में 2-3 महीना पहले, उनको पता है। तो जब आप सीबीटी 1 दे देंगे ना, सीबीटी वगैरह क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो सीबीटी 1 जब आप दे देंगे तो क्या होगा कि 500 में से 400 आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। हाँ, अभी आप फॉर्म भरने के टाइम अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 500 भी आप भरेंगे, माना 500 भी आप रेलवे को देंगे, और जब आप सीबीटी 1 एग्जाम दे देंगे तो 500 में से 400 रुपए आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ठीक है। और वहीं अगर बात करें हम फीमेल कैंडिडेट की, ना ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, एससी एसटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ईबीसी है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है, उनको अभी फॉर्म भरने के लिए कितना देना पड़ेगा, ₹250। और जैसे ये सीबीटी एग्जाम दे देंगे जो कि रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसके बाद पूरा का पूरा ₹250 इनके अकाउंट में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर फिर मैं आपको एक सावधानी ये बताना चाहता हूँ कि सपोज करिए आपका उनको वही चॉइस सेंटर चले गए आप, अब वो क्या हुआ कि फॉर्म भरने के समय में वो चॉइस सेंटर के भैया ने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दिया रेलवे को, ये बात तो ठीक है, लेकिन वहां पर अब देखिए 2 ऑप्शन आएगा। अब जब आप सीबीटी 1 दे देंगे ना तो 400 फिर किसके अकाउंट में आएगा? वैसे में तो चॉइस सेंटर वाले भैया के उसमें क्या बोलना चाहिए, अकाउंट में चला जाएगा, है ना। तो फॉर्म भरने के टाइम आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि फॉर्म भरने के टाइम नीचे एक आपको दिया रहता है, जब आप फॉर्म भरेंगे बेनिफिशियरी अकाउंट, ये आपको दिया रहता है बेनिफिशियरी अकाउंट, है ना। अभी जो बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए। तो होगा क्या कि भले आप का जो पेमेंट है फॉर्म का वो आप किसी भी अकाउंट से करवाएं, आप अगर चॉइस सेंटर वगैरह का गए हैं या किसी अपने दोस्त से भरवा रहे हैं, डेफिनेटली आप उससे भरवा लीजिए, बट उसके नीचे आप फॉर्म भरेंगे तो एक ऑप्शन रहता है बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब कि जो एग्जाम देने के बाद 400 रिफंड होगा, या जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं और इकोनॉमिकली ईबीसी वाले जो हैं उनको जो ₹250 रिफंड होगा, वो आप किस अकाउंट में चाह रहे हैं, वो कौन सा अकाउंट है आपका, बेनिफिशियरी अकाउंट। तो फॉर्म में बेनिफिशियरी अकाउंट में आप अपना अकाउंट डालिएगा, ठीक है, ताकि वो जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आए और आपको इसका पता चले कि भाई हाँ आ चुका है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ फी, देखिए कोई ऐसा एक ही तरीका है पेमेंट का और वो है ऑनलाइन, चाहे आप उसको ऐप के माध्यम से करें, आजकल जो यूपीआई ऐप्स वगैरह आ गए हैं उसके माध्यम से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड वगैरह वो सब से भी चलेगा, बट ऑनलाइन ही होगा। कहीं ऐसे जाके कैश दे रहे हैं या रेलवे के ऑफिस में आप पोस्ट कर दे रहे हैं, वो सब सिस्टम अब बंद हो चुका है, ठीक है। ये देखिए स्पष्ट क्लियरली मेंशन कर दिया, फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ओनली, है ना, केवल एक ही रास्ता है ऑनलाइन मोड। यहां पर फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास किसे कह रहे हैं उसके बारे में बताया है। तो जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं वो खुद की जिम्मेदारी लेते हुए आर्टिकल 7.3 को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अगर कोई हिंदी माध्यम वाले हैं तो जैसे कि मैंने बताया, हिंदी मीडियम का जो इसका लिंक है नोटिफिकेशन का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सावधानी से पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप वाकई बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अन्यथा किसी भी स्टेज में अगर रेलवे को पता चल गया कि आपने गलत तरीके से इसका बेनिफिट लिया है तो आपका क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेशन को कैंसिल कर देगा, ठीक है। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दोज अटेंडिंग सीबीटी, तो मैंने बताया है ना, 400 आएगा अनरिजर्व वाले के लिए, 250 पूरा का पूरा मिल जाएगा, बेनिफिशियरी अकाउंट में आप अपना अकाउंट डालिएगा, वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, देखो दोस्तों ईडब्ल्यूएस नाम से एक ही लगता है, जैसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास बोला हमने और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोला, नाम से दोनों एक ही लग रहे हैं बट दोनों ना अलग अलग कैटेगरी है और दोनों को परिभाषित डिफाइन किया है इस नोटिफिकेशन में। तो आप अपना अपना जो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उसको देख लेंगे, जो ईबीसी से बिलोंग करते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो हाँ अब आ जाते हैं मेन जो है ना, मेन काम। देखिए ये सब जो है फॉर्म भरना ये सब तो ठीक है, तो भर ही देंगे आप, है ना, बट सिलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से मेन मुद्दा जो है वो चालू हो रहा है, दैट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए इस एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात ये है और जो कि एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब जो फ्रेशर है उनको मैं बता दूं, आप एग्जाम हॉल में जाते हैं,
आप बैठते हैं, है ना, और आपके सामने एक मॉनिटर होता है, कंप्यूटर होता है, उसी में आपके क्वेश्चंस डिस्प्ले होते हैं और 4 ऑप्शंस रहते हैं और आपको माउस से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है। इसे हम कहते हैं CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम्स होते हैं ना, मतलब इसके पहले NTPC निकला था, जैसे कि मैंने बताया 2-3 महीना पहले, जूनियर इंजीनियर निकला था, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में दोस्तों 2 CBT होता है। एक होता है CBT 1, और CBT 1 को जो क्लियर करते हैं उसके बाद आता है CBT 2। तो एक होता है CBT 1, इसको क्लियर करने के बाद क्या होता है, CBT 2 होता है। किन एग्जाम्स में बोल रहा हूँ, NTPC हो गया, JEE हो गया, मतलब 2024 को जितनी भी रेलवे की वैकेंसियां निकली थी उस सब में 2 CBT होता है, मतलब आपको 2 बार रिटर्न देना है। बट ग्रुप डी की खास बात यह है कि इसमें केवल और केवल एक बार ही CBT होगा। मतलब आप एक बार रिटर्न क्लियर कर लिए ना, आई मीन वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लिए, आपको फिर झंझट ही नहीं है एग्जाम देने का। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये एक तरीके का मोटिवेशन फैक्टर भी है। बहुत से लोगों को ये बहुत उत्साहित और मोटिवेट करता है कि भाई इसलिए भी वो ग्रुप डी दे दिया करते हैं। मतलब जब आपको पता है कि एक छलांग ही लगाना है हमें, इसमें क्या है 2 छलांग लगाना है, लेकिन जब आपको पता है कि एक छलांग ही लगाना है तो आप पुरजोर ताकत के साथ वो छलांग लगाओगे और वो छलांग यही है, केवल एक CBT होना है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है दोस्तों, देखिए सबसे पहले होगा CBT होगा, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर। सबसे पहले थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हाँ देखिए सबसे पहले जो होने वाला है दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, जैसे ही CBT में जो भी लोग क्लियर होंगे, क्लियर करेंगे, वो देंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET। अब आप बोलेंगे सर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या है, ये परत दर परत चीजें खुलते रहेंगी, पेशेंस के साथ बैठे रहिए, थोड़ा सा दौड़ाते हैं, कुछ वेट ले जा करके, वही सब चीजें हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके मार्कशीट्स वगैरह हैं वो, और उसके बाद फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस आपका देखा जाएगा। और मेडिकल फिटनेस के क्या क्या क्राइटेरिया हैं वो भी इस नोटिफिकेशन में आगे दिया हुआ है ना। तो पेशेंस के साथ ये सारी चीजें यहाँ पर रेलवे बहुत ही बढ़िया से क्लियर करता है, रेलवे का रिकॉर्ड रहा है, पूरे इंफॉर्मेशन को बढ़िया से देता है। हाँ, अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऑफ डेट ऑफ CBT, PET, DB, ये जो भी, जैसे सपोज करिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप क्लियर कर जाते हैं, अब आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जाना है, क्योंकि मैंने बताया ना 4 चरण में हो रहा है आपका, 4 स्टेजेस हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे आगे देखेंगे, उसको जो क्लियर करेंगे फिर वो फिजिकल होगा उनका, फिजिकल के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और मेडिकल है, बस। ठीक है, फिजिकल ठीक है, यहां पर आ जाइए, इसके बारे में मैं और बताऊंगा अभी। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, PET, DB, ME और ये जो भी एक्टिविटी हो रहा है, इन सब का डेट्स और ये जो भी है, ये सब आपको ईमेल और SMS के माध्यम से रेलवे आपको इन्फॉर्म करते रहेगा। और आपकी तरफ से भी अपना कर्तव्य है कि आप बीच बीच में रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाकर के चेक करते रहें, है ना। उसके बाद एक बार आपको डेट और वेन्यू मिल गया एग्जाम का, फिर वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अब आप देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। तो दोस्तों आप जानते हैं सिलेबस जो है ना, रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी के सिलेबस जो है ना वो सेम रहते हैं। जैसे कि CBT 1 की बात करें, चाहे आप जूनियर इंजीनियर का CBT 1 ले लीजिए, चाहे NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जो होता है उसका CBT 1 ले लीजिए, चाहे आप ये ग्रुप डी वाला देख लीजिए, चाहे वो ALP वगैरह जितने भी है ना, सबका CBT 1 सेम रहता है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक ऐसा सिलेबस है, मैं अगर आपको बता रहा हूं, अगर आप फ्रेशर हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अगर आप फ्रेशर है ना तो आप ये सिलेबस ना आप एक बार कर लीजिए। अगर आपका इस एग्जाम में नहीं भी होता है बाय चांस, तो अगर आप ये सिलेबस जो दिख रहा है ये कर लेंगे तो इंडिया में होने वाले जितने भी 60-70 भी नहीं 80% एग्जाम्स में ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 80% एग्जाम्स में, जैसे मैं रेलवे की बात करें, बैंक्स की बात करें, SSC की बात करें, इस सारी जगह पर आपको स्टेट के व्यापम के जो एग्जाम्स होते हैं, हर जगह आपको जनरल साइंस मिलेगा, मैथमेटिक्स मिलेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलेगा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स मिलेगा। तो एक बार शिद्दत से पढ़ लीजिए, निपटा दीजिए। ठीक है, जनरल साइंस की बात करें तो लगभग ये 9-10 का जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान,
ये रहता है। मैथमेटिक्स भी वैसे ही 9-10 का रहेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी क्या क्या इसके अंदर टॉपिक्स पूछे जाएंगे, वो सब रेलवे यहाँ पर डिटेल दिया करता है और बिल्कुल क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं। इसमें कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहती कि कभी कुछ इधर उधर का पूछ देगा, ऐसा नहीं रहता। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए बात अलग है, बाकी जो सिलेबस रेलवे मेंशन करता है क्वेश्चंस वहीं से जनरली पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में ये सिलेबस दे दिया है, नंबर सिस्टम, बोधमास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ। तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 9th और 10th का ही सिलेबस है, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है। जो जैसे कि मैंने कहा ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो ये आपको देखना है, आर्गुमेंट्स, एजम्पशंस। जनरल साइंस जो है 9th-10th, और सोर्स कहाँ से पढ़ें जनरल साइंस को, तो 9th-10th का एनसीईआरटी, दैट्स ऑल। बिल्कुल बेस्ट है, 9th-10th का एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, जो फेमस पर्सनैलिटीज रहते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ नई डिस्कवरीज हुई हैं, वो सब यहाँ पर पूछा जाता है जनरली, ठीक है। तो बाकी तो इस चैनल में जो क्लासेस चलेंगी उसमें भी आपको बहुत सी चीज़ें, जानकारियाँ मिलेंगी। और 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर भी दिए हैं आपके जनरल साइंस के सेक्शन के फिजिक्स से, है ना। तो बड़े सब्र से अगर आप उसको अच्छे से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। अब देखिए सीबीटी जो था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके हमने 4 सेक्शंस थे उसमें सब्जेक्ट वाइज, उनके क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हमने ऊपर देख लिया। अब उसके बाद आपको पता है कि जो सीबीटी क्लियर कर जाएगा वो क्या किस में अपीयर होगा, फिजिकल जो टेस्ट है उसमें अपीयर होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग रखा गया है ना। अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो उसको 35 किलो का वेट लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में कवर करना है। वो 35 किलो का जो वेट रहेगा वो कोई हैंडल वाला नहीं रहेगा, वो कुछ ऐसे रहेगा जैसे कि मैं खड़ा हूं तो लगभग कमर के सामने एक टेबल रखे रहेगा, उस टेबल पर 35 किलो की जो बोरी रहेगी, बोरी में रेती हो सकता है या कुछ भी इस तरीके का आइटम हो सकता है, उसको आपको उठाना है ना। और कैसे भी उठा के आप कैसे भी चलें, बस आपको उसको उठा के 100 मीटर चलना है, वो 2 मिनट के अंदर। और उसके बाद एंड है ये, और 1000 मीटर जो है वो 4 मिनट 15 सेकंड में कवर हो जाना चाहिए, ये है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका सीबीटी बढ़िया गया रहता है और फिजिकल में वो बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास की कमी के कारण टाइम वक्त में हो नहीं पाता। क्योंकि 4 मिनट 15 सेकंड का अगर 16 या 17 सेकंड भी हो गया तो आप चूक गए, है ना। इसलिए नहीं, फिजिकल वाला जो प्रैक्टिस है ना वो भी आप चालू कर दीजिए अभी, नहीं तो कम से कम 22 फरवरी जो फॉर्म भरने का आखिरी डेट है उसके बाद से थोड़ा रनिंग वगैरह और थोड़ा सा वेट उठा करके चालू कर दीजिए। थोड़ा सा एक प्रैक्टिस आपको रहना चाहिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 20 किलो का वेट है, 100 मीटर चलना है और वो भी 2 मिनट में कवर करना है, और 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में कवर करना है, ठीक है। और ये है, और देखिए नीचे जो है, देखिए पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। साथियों ऐसा है कि डिसेबिलिटीज बहुत सारी होती हैं। डिसेबिलिटीज मतलब जैसे हम जिसे दिव्यांग कहते हैं ना, लेकिन ना बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मतलब ऐसा है कि कुछ कुछ डिसेबिलिटी को आइडेंटिफाई किया गया है, कि बताया गया हाँ भाई ये लिस्ट में, अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है और आप में जो डिसेबिलिटी है वो उस लिस्ट में आती है, जो लिस्ट रेलवे ने जारी किया हुआ है, तो आप इस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे, पर्सन्स पीडब्ल्यूबीडी। और आपको, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो आपको ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इससे गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये एक तरीके का आपको छूट मिलेगा। दूसरा एक और छूट मिलता है ना, एक्स सर्विसमैन जो है ना, जो पहले भूतपूर्व जो एम्प्लॉय हैं वो, उनको भी छूट मिलेगा। दूसरा जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट्स अगर कंफर्म्ड है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो रेलवे क्या करेगा, उनकी सीट को रिजर्व रखेगा, और जब कभी भी उनको डॉक्टर जब फिटनेस सर्टिफिकेट दे देगा उस फीमेल कैंडिडेट को, उसके बाद फिर रेलवे उनका फिजिकल ले लेगा। ये इस तरीके से
है यहाँ पर। और इसके बाद जो आपका है क्या बोलना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है यहाँ पर, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो तो रेलवे जो है वो खुद ही डिसाइड करेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि कैंडिडेट्स मस्ट फर्स्ट क्रिएट एन अकाउंट। जिनका अकाउंट नहीं है वो पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जिनका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लॉग इन करेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, जब कभी भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है ना, तो फोटोग्राफ का क्या साइज होना चाहिए, है ना, ठीक है, 50 to 100 KB, वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, और बिल्कुल जैसे कि आप प्रोफेशनल स्टूडियो में जाकर के फोटो खिंचाइएगा तो आप बेहतर रहेगा, आप उनके फॉर्मेट दिखाइएगा, वो एक्सपीरियंस रहते हैं। अदरवाइज आप सेल्फी ले रहे हैं कहीं, है ना, बैकग्राउंड में कुछ और है, या गॉगल लगा दिया, या कुछ एडिट करके कुछ कर दिया, ऐसा मत करिए। और जब कभी भी आप फोटो निकलवाएंगे तो 12 से 14 उसका हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि होगा क्या कि आप इन्हीं में से एक फोटो लेकर के आपको एग्जाम हो जाना पड़ेगा, और अलग अलग स्टेजेस में फोटो का यूज होगा, और एक बार जो आप शुरू में फोटो दे दिए उसी फोटो को आपको हर जगह यूज करना है। वैसे ही एक बार जो आपने साइन शुरू में कर दिया सिग्नेचर, वही सिग्नेचर आपको पूरे प्रोसेस के अंत तक करना है ना। तो इस चीज का क्या है, ध्यान रखेंगे तो ये पढ़ लेंगे इसको आप लोग एक बार, और ये तो सीधा फोटोग्राफर को आप दिखा करके स्टूडियो जाके बढ़िया से खिंचवा ले जाइएगा, ठीक है। सिग्नेचर का भी ध्यान रखेंगे कि जो शुरू में किया है वो अंत तक आपको वही रखना है। अगर सिग्नेचर नहीं मिला तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये सिग्नेचर वगैरह का ही दिया हुआ है यहाँ पर। अब आ जाते हैं, हाँ देखिए, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ई कॉल लेटर। ई कॉल लेटर मतलब कि जो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये बोल रहे हैं कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो लगभग लगभग आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा, है ना, किस शहर में हो रहा है वो सब है। और कोई भी कॉल लेटर वगैरह है रेलवे आपको पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजेगा, ठीक है। और सब, और एक इंफॉर्मेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो SC ST कैंडिडेट हैं उनको एडमिट कार्ड के साथ साथ, जो कि रेलवे आपको ईमेल करेगा, आपको फ्री पास भी मिलेगा। मतलब आप ट्रेन में स्लीपर क्लास में फ्री बिल्कुल आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं, है ना, मगर आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, और अपना जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए भाई, तभी तो जानेगा ना TT, अदरवाइज जानेगा कैसे, ठीक है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑल्सो ब्रिंग अ कॉपी ऑफ सेम कलर पासपोर्ट साइज फोटो, है ना, जो आपने फॉर्म में लगाया है, जिसका अपलोड किया है, वही आप उसी का हार्ड कॉपी आप लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, ठीक है। और जो ई कॉल लेटर आएगा उसमें आपको एक जगह पर खाली स्थान दिया रहता है, आप उसको घर पर नहीं भरेंगे, या आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जा करके ही भरना है ना। उसमें क्या भरना है वो भी कंप्यूटर में सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। और फिर बाकी ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह रखेंगे तो आप उसको 2 सेट फोटोकॉपी का रखेंगे, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। एक सेट नहीं, कितना सेट, 2 सेट रखेंगे। सेल्फ अटेस्ट मतलब आपको खुद ही साइन करके रख लेना है, मतलब आप उसकी जिम्मेदारी स्वयं ले रहे हैं, अगर भविष्य में कुछ गलत पाया जाता है तो फिर आपके ऊपर एक्शन होगा, सीधी सी बात, ठीक है। और फिर इनको अपना स्कैन कॉपी इस वेबसाइट, ये जो लिंक दिया यहाँ पर भी अपलोड करना है। खैर ये सब तो बहुत बात की चीजें हैं, जब CBT और फिजिकल हो जाएगा तब की चीजें हैं, तो अभी से उतना। अब देखें, जो जिस जोन से भरना चाहते हैं सबको ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और ये है एनेक्सर A, जहां पर बोला था कि नोटिफिकेशन आई मीन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएगा। तो देखें यहाँ पर 10th पास और ITI और इक्वलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC ग्रांटेड बाय NCVT, ये स्कीम चलता है गवर्नमेंट का, उसके तहत है। तो बाकी तो ये तो चीज क्लियर ही है कि कौन कौन भर सकते हैं, 10th पास ITI और ये सब वाले भर सकते हैं, है ना। यहाँ पर फिर आपको अलग अलग पोस्ट दे दिया गया है, नेम ऑफ द पोस्ट, डिपार्टमेंट, तो आपको कौन से पोस्ट में भरना है। तो ये सब बड़े काम की चीज है, वो इसलिए काम की चीज है कि आप किस जोन से भरना चाहते हैं, किस, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC से भरना चाहते हैं, उसमें आपको ये हेल्प करेंगे।
क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको जोन से ज़्यादा लगाव है, मतलब वो अपने घर के आसपास वाले जोन से भरते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे कि भाई जो वो पोस्ट चाह रहे होंगे वो किसी जोन में नहीं है, तो जिस जोन में होगा वो उस जोन से भरेंगे। तो ये बड़ी आपको एक इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के साथ भरना है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा आपको कि आप किसी एक जोन से भर देंगे वहां कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा बिल्कुल मैं आपको नहीं बोलूंगा, ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीजों को देखना है कि आपको पोस्ट, दो ही चीजें हैं सोचने के लिए, एक है पोस्ट, ठीक है, और ये पोस्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि कौन से पोस्ट में क्या क्या काम एक्चुअल में होता है। नहीं तो होता क्या है ना, शुरू में जॉब 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 चाहिए रहता है तो आप किसी भी जॉब में चले तो गए, शुरू में चलो पेमेंट आया 2 महीना 4 महीना 6 महीना, 7 8 महीने बाद ऐसी हो जाती है जिंदगी, फिर ना आप उससे निकल पा रहे हैं और उसमें है तो बड़ा टॉर्चर फील कर रहे हैं। बिल्कुल आपका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने की स्थिति में आ रहा है ना, स्टेबिलिटी आप खो दे रहे हैं लाइफ में। तो इसीलिए मैं वही कह रहा था कि शुरू में तो अच्छा लगता है कि जॉब 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 जॉब, तो इसलिए ना इस चीज को अभी से आप डिसाइड कर लेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा आसान है, इनके काम क्या क्या है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप खुद से सर्च कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कुछ पेशेंस रखें तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं कुछ 1 2 दिन के बाद जितने पोस्ट हैं उन सब के जो काम जो हैं और किस तरीके का काम रहता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट रहता है, और ये उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको पोस्ट चुनने में आसानी होगी। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप पोस्ट को ध्यान में रखेंगे कहाँ से भर रहे हैं, और दूसरा कि अगर आपको ये है कि भाई मेरे को घर के पास चाहिए, कोई भी पोस्ट चलेगा, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो ये तो सबके लिए डिसाइडिंग फैक्टर अलग-अलग हो सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर डिपार्टमेंट और पोस्ट अलग-अलग दे दिया है ना? पोस्ट पैरामीटर्स हैं यहाँ पर, और ये जितने आपको शॉर्ट्स दिख रहे हैं ना, VI, HI, LD ये सब के जो मतलब हैं ये भी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएंगे। अभी मैं इस चीज़ में ज़्यादा इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये तो मैं इसके लिए एक अलग से लेक्चर में आपको रखूँगा ही कि ये पोस्ट वगैरह के लिए क्या-क्या काम करना पड़ता है। लेकिन अभी मेन है साथियों आपको लिए वो है एग्ज़ाम, CBT, क्योंकि आप CBT देंगे तभी तो ये सब करेंगे। तो CBT मेन है आपके लिए, उसके सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और एक इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था कि इस चैनल पर आपको जितने भी वहाँ पर सब्जेक्ट्स मिले उस सब के क्लासेस मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे, है ना। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहाँ पर, जनरल साइंस से मैंने चालू किया है, फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन से चालू किया है, ठीक है। लेक्चर्स भले वो लंबे हैं बट वो बड़े ही डिटेलिंग के साथ हैं, अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो उससे बाहर कुछ नहीं होगा, है ना। उस लेक्चर में मैंने पूरा एक थ्योरी को कवर किया है, थ्योरी के बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर किए हैं, और फिर उसके बाद रेलवे में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस भी उसमें मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ताकि एक कंप्लीट पैकेज, आपको और कहीं भटकने का जरूरत नहीं है ना। पहले पूरा थ्योरी हम करते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, और फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड रेलवे में अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, अलग अलग एग्जाम्स में 7 से 8 साल में पिछले, वो सारे हम उसमें कवर करते हैं। ये कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं वो आपको दे दी गई है, वेस्टर्न रेलवे में कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, और ये इस तरीके का। तो ये वैकेंसीज वाले जो स्लाइड्स हैं इसमें भी आपको वही है, भरने के टाइम आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से किसको कैसे भरना है, उस तरीके का बात है ये, ठीक है। पूरा वैकेंसीज दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये सेंटर नंबर 8 2024 ये आपका नोटिफिकेशन है। चलिए हम आ गए हैं लास्ट स्लाइड में। तो बस वही है, ऑल द बेस्ट, और ये बहुत ही एक टारगेट आपको मिल गया है 2025 के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम तो 4 से 5 महीने से पहले तो हो ही नहीं सकता, उसके बाद ही होगा। एक बहुत अच्छा समय है आपके पास एक छलांग लेने के लिए, शेड्यूल सेट करें बढ़िया से, जल्दी सोएं, जल्दी उठें और बिल्कुल लग जाएं, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।